हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती का जो 2023 का पेपर था, उस पेपर के हिंदी और सीडीपी के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है सीडीपी का, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर आपको नहीं बोला जा रहा है, तो ऑप्शंस क्या क्या दिए। अच्छे समायोजन में व्यक्ति को अपनी योग्यताओं और सीमाओं का ज्ञान होता है। इसमें आकांक्षा का स्तर अति उच्च होता है, व्यक्ति के मानसिक विचारों में कोई टकराव नहीं होता, या अच्छे समायोजन में व्यक्ति का अपने व्यवहार और इच्छाओं पर नियंत्रण होता है। तो और इसमें देखिए, आप व्यक्ति को अगर योग्यताओं और सीमाओं का ज्ञान होता है तो ये तो अच्छे समायोजन की विशेषता है, लेकिन आकांक्षा का स्तर अति उच्च होता है, ये जो है इसकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है उपयुक्त के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति में विकास के संदर्भ में भिन्नताएं होती है, वृद्धि के संदर्भ में भिन्नताएं होती है, वृद्धि और विकास के संबंध में समानताएं होती है या विभिन्नताएं होती है। तो हर व्यक्ति में वृद्धि और विकास अलग अलग होता है, तो वृद्धि और विकास के संबंध में हर व्यक्ति में विभिन्नताएं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ऑप्शन है, बहुकक्षा व्यवस्था में शिक्षा उपलब्ध कराती है। समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों को प्राथमिकता देती है, तो ये भी नहीं है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को शैक्षिक अवसर देती है, तो ये भी नहीं है। पर कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। तो हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये समावेशी कक्षा के संबंध में सही कथन क्या है कि वो विविधता को संबोधित करती है। नेक्स्ट है, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को समूहों में बांटती है और समूह चर्चा, परियोजना, समूह कार्य जैसी गतिविधियां संचालित कराती है। तो आपको बताना है, सीखने की प्रक्रिया किस ओर इंगित करती है। आनंद पूर्वक सीखना, समावेशी शिक्षा, प्रतियोगिता आधारित या सामाजिक गतिविधियां। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, समूह में काम कर रहे हैं, तो ये सामाजिक गतिविधियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण करने की प्रमुख अभिकरण एजेंसीज है। ऑप्शन है, समुदाय, सामाजिक समूह, औपचारिक शिक्षण संस्थाएं या परिवार। तो सामाजिकरण करने की प्रमुख एजेंसीज बोला जा रहा है, तो इसमें तो समुदाय में भी होगा, सामाजिक समूह में भी होगा, शिक्षण संस्थाओं में भी होगा और परिवार में भी होगा। तो चारों आंसर करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित है। बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति, आयु, माता पिता की शिक्षा या क्षमता। तो क्या बोला जा रहा है कि बच्चे की जो आयु है उसके आधार पर उनको आपको एडमिशन देना है। तो बच्चा जिस एज का है आपको उस कक्षा में एडमिशन देना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रभाविता का नियम किस सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। उद्दीपन अनुक्रिया, अधिगम का सूझ सिद्धांत, सामाजिक रचनावादी या शास्त्रीय अनुबंधन। तो प्रभाविता का नियम जो है वो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार स्वास्थ्य और जेंडर में, शिक्षण और मूल्यांकन में, केवल शिक्षण में, केवल आकलन में। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षण और मूल्यांकन में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 में कौन सी धारा शिक्षण के कर्तव्यों से संबंधित है। धारा 4, 21, 24 या 8। तो धारा 24 जो है वो शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रयुक्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। आत्म केंद्रित विचार, वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना। तो पूर्व संक्रियात्मक में तो तार्किक रूप से नहीं सोचेगा, तो बी नंबर कट कर दीजिए। सी नंबर है, अमूर्त रूप से सोचने और समस्या का हल करने। तो अमूर्त कहाँ से सोचेगा, तो सी और डी तीनों गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चा जब पूर्व संक्रियात्मक रहता है तो वो आत्म केंद्रित विचार रखता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है। विकास की प्रक्रिया बहुआयामी होती है, ये तो सही है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है, ये भी सही है। मानसिक, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये भी सही है। पर व्यक्तिगत विकास सिर्फ वातावरणीय कारकों पर निर्धारित है, ये गलत है।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों की सीखने की प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन है तर्क, प्रतिबिंबन, कल्पना या परिपक्वता। तो बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया कौन सी नहीं हो जाएगी? परिपक्वता, क्योंकि मैच्योरिटी बच्चों में थोड़ी आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी सीखने की प्रक्रिया में परिपक्वता नहीं है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है? वो पढ़ने लिखने में रुचि लेते हैं, रचनात्मक गुण होता है, मौलिक चिंतन नहीं करते हैं। तो नहीं है तो नहीं करेंगे, तो वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? अनुकूलन, शोध, शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान या रटकर याद करना। तो रचनावादी दृष्टिकोण में जो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? ऑप्शन से इसे कौन बता सकता है? सही उत्तर बताएं। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं या कितने अलग अलग तरीकों से हल कर सकते हैं? तो क्रिएटिविटी कब आएगी? जब आप बच्चों को ऑप्शंस देंगे कि आप अपने मेथड्स लगाइए। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करना शुरू कर देते हैं? ऑप्शन है संवेदीपेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्ध संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो जिस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करते हैं वो क्या हो जाएगी आपकी? औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे। नेक्स्ट है विचार मंथन विधि के प्रयोग से शिक्षक बच्चों में किसका विकास करता है? बुद्धि, अनुभूति, रचनात्मकता या स्मृति। तो विचार मंथन विधि है, मतलब उनके विचार को आपको देखना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ठीक है, तो उनको सोचने के लिए मजबूर करना है कि सोचो क्या कैसा होगा। तो मजबूर नहीं करना है, मतलब उन पर मोटिवेट करना है। तो रचनात्मकता हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है रीता अपनी कक्षा में सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों का प्रयोग करती है। तो बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए क्यों करती है, हमको ये बताना है। बच्चे के उपलब्धि स्तर जानने के लिए, बच्चे की प्रगति जानने के लिए, निश्चित अवधि के बाद आपका प्रदर्शन का आकलन। तो गीता जब अपनी कक्षा में यूज कर दिया आकलन और सीखने का आकलन दोनों, तो वो प्रगति भी जानना चाहती है और उपलब्धि का स्तर भी जानना चाहती है। सीखने के आकलन से उपलब्धि का स्तर और आकलन से उसकी प्रगति पता चलेगी। नेक्स्ट है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? संवेदना, कल्पना, प्रेरणा या प्रत्यक्ष ज्ञान। तो ये होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण मुख्य रूप से डैश के द्वारा किया जाना चाहिए? कुशल प्रशिक्षित शिक्षक, अप्रशिक्षित शिक्षक, अनुभवी शिक्षक या युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति। तो शिक्षण जो होना चाहिए वो कुशल और प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। प्रतिभाशाली आप हैं, पर अगर आप उस बच्चों को पढ़ाने में ट्रेन नहीं है तो आप उसको नहीं कर सकते। और वैसे ही हमारा आरटीई भी बोलता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए और ट्रेंड होना चाहिए। इसीलिए बीएड डीएड करवाया जाता है, फिर टीईटी का एग्जाम पास कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क के कितने प्रतिशत का विकास 6 वर्ष की आयु के पूर्व हो जाता है? 85, 75, 95 या 65। तो 85% का जो विकास है वो 6 वर्ष की आयु के पहले हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। तो शिक्षा की ये परिभाषा किसने दी है? स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, टीपी नन या महात्मा गांधी। तो ये जो परिभाषा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है, ये परिभाषा है महात्मा गांधी जी की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को किसके द्वारा बताता है? पुनर्बलन, साहचर्य, अनुकरण या अंतर्दृष्टि। तो ये बताता है साहचर्य के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 विभिन्न विषयों के अलावा किन पाठ्यचर्या क्षेत्रों को भी महत्व देता है? कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, काम और शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा। तो एनसीएफ 2005 जो है वो आपका बताता है कला शिक्षा को, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा, काम और शिक्षा भी सही है, शांति के लिए शिक्षा भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर लिया था विभाग ने, क्योंकि सभी को बताता है। ठीक है, सर्वांगीण विकास बोलता है। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन किस विधि से करना चाहिए? मौखिक, योगात्मक, सहयोगात्मक परियोजनाएं या मानकीकृत परीक्षण। तो लेव वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रवर्तक है। तो उनका कहना था कि बच्चे समाज में सीखते हैं, इसीलिए उनका मानना था कि आप सहयोगात्मक परियोजनाएं दीजिए जिससे वो मिलजुल कर काम करना सीखें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयारी कक्षा
या बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है? तो बाल वाटिका किस आयु के बच्चे के लिए है? 4 की आयु से पहले, 5 की आयु से पहले, 6 की आयु से पहले या 3 साल की आयु से पहले? तो बाल वाटिका की जो स्थापना होती है, उसमें क्या होता है, जो 3 से आपके 8 साल के बच्चे हैं, उनको रखा गया है आपका शुरू फर्स्ट स्टेज में। तो फर्स्ट स्टेज में 3 साल जो रहता है, नर्सरी, प्री प्राइमरी के 2 साल, एलकेजी और यूकेजी, इसमें बच्चा आंगनवाड़ी में रहता है। ठीक है, तो 3 से 6 साल के बीच में जो यूकेजी का बच्चा है ना, उसको अगर स्कूल के कैंपस में आंगनबाड़ी और प्राइमरी स्कूल दोनों है, तो प्राइमरी स्कूल के टीचर जो है यूकेजी के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। तो प्राइमरी स्कूल के टीचर जब यूकेजी के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो यूकेजी के बच्चे कहाँ से आते हैं, 5 से 6 साल आते हैं। तो 6 साल के जो पहले के बच्चे हैं, उनको पढ़ाया जाता है। पर विभाग ने इसका आंसर 5 साल की आयु से पहले हुआ था, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, 6 साल की आयु से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहल्सबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की वह अवस्था जिसमें लोग सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, पक्ष परंपरागत या गैर परंपरागत? तो यहाँ पर नियम बने, उसके हिसाब से उनको व्यवहार करना है, तो वो परंपरागत नियम होते हैं, इसलिए परंपरागत स्तर कहलाता है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को बच्चों के नैतिक मूल्य की स्थापना के लिए क्या करना चाहिए? कक्षा में सख्त अनुशासन रखना चाहिए, नैतिक मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए, बच्चों की नैतिकता और मूल्य संबंधी सामग्री पढ़ने को देनी चाहिए, बच्चों के व्यवहार संबंधी नियमों की जानकारी देनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बोल रहा है, तो क्या करना है, सख्त अनुशासन तो बिल्कुल नहीं रखना है, व्यवहार संबंधी नियमों की जानकारी देके आप क्या करेंगे, और पढ़ने को भी नहीं देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपको नैतिक मुद्दों पर चर्चा करनी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, 29 हो गया, 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, रवि पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षरों शब्दों को पढ़ने में कमजोर है, तो उसकी गणितीय समझ अच्छी है। रवि निम्नलिखित में से किस विकार से ग्रसित है? तो पढ़ना अच्छा है उसका, पर क्या करता है, वो अक्षरों शब्दों को पढ़ना और समझना नहीं पाता है। तो ये उसका किस चीज से संबंधित हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, ह्यूमन, अच्छा 30 नंबर है ना, यहाँ पर हमको क्या बोला जा रहा है, बच्चा पढ़ाई कर पाता है पर गणितीय समझ उसकी अच्छी है, तो वो कौन सा विकार है, डिसकैल्कुलिया जो है वो गणित का कैलकुलेशन करने में असमर्थ रहता है, डिसग्राफिया में लिखने में असमर्थ रहता है, और डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने में असमर्थ रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, डिसलेक्सिया हो जाएगा, जो पठन अक्षमता है। एक क्वेश्चन छूट गया था, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त कथन, मनुष्य में विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, मात्रात्मक प्रक्रिया है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है, या विकास एक मनोवैज्ञानिक है? तो हमको याद रखना है, विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 31, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है। तो शुद्ध उच्चारण का विकास लिखन को शिक्षण से होगा, श्रवण शिक्षण से होगा, वाचन शिक्षण से होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, आप बोलेंगे तो शुद्ध उच्चारण आएगा, पर जब टीचर बोल के बताएगा कि ऐसे बोलना है, तो बच्चे सीखेंगे, इसीलिए श्रवण शिक्षण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा का वाक्यांश क्या कहलाता है? अंतर कथा, अंतराह कथा, अंतः कथा या अंतर कथा? तो जब एक के अंदर दूसरा आता है ना, तो उसको इंटर बोला जाता है, तो वो आती है अंतः कथा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवा एक या अधिक समापिका क्रियाएं होती है, तो वो क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, या इनमें से कोई नहीं? तो जब एक से ज्यादा वाक्य होते हैं ना, तो उसको बोला जाता है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, अनादिगत में कौन सा प्रत्यय है? अन, अन, आधा, अनु या अधि? तो यहाँ पे देखिए, प्रत्यय बोला जा रहा है, प्रत्यय कहाँ जोड़ा जाता है? शब्द के बाद ना जोड़ा जाता है, उपसर्ग पहले जोड़ते हैं, प्रत्यय बाद में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए थे ना, ये उपसर्ग के ऑप्शन दिए गए थे, इसीलिए ये आंसर जो है, ये क्वेश्चन ही कैंसिल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा तत्वों का प्रवास समान होता है, किसमें होता है? लिखना सुनना, बोलना पढ़ना, बोलना सुनना, या सुनना पढ़ना? तो जब आप क्या बोलते हो, भाषा के 4 तत्व है ना, कौन कौन से 4 तत्व हैं आपके भाषा के? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग।
तो शुरू किससे होता है? सुनना से, फिर बोलना से, फिर लिखना, पढ़ना से, फिर लिखना से। तो इसमें 2 होते हैं आपके रिसेप्टिव और 2 होते हैं प्रोडक्टिव। रिसेप्टिव किसको बोलते हैं? जिसको हम ग्रहण करते हैं, और प्रोडक्टिव किसको बोलते हैं? जिसमें हम काम करते हैं, ठीक है? तो ग्रहण किसको करोगे? जब आप सुनोगे और पढ़ोगे तो वो आप अपने अंदर लोगे, और बोलोगे और लिखोगे तो आप उसमें काम करोगे। तो समान इसमें कौन-कौन सा हो जाएगा? देखिए, लिखना तो आपका प्रोडक्टिव है और सुनना रिसेप्टिव है, तो ये नहीं होगा। बोलना और सुनना, तो यहाँ पे बोलोगे जब तो वो प्रोडक्टिव और ये रिसेप्टिव हो गया। सुनना और पढ़ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? बोलना और पढ़ना। ये जो है इसमें भाषा तत्व का प्रवाह जो रहता है वो समान रहता है। नेक्स्ट है महेश्वरी शब्द का संधि विच्छेद। तो महेश्वरी जो है इसमें वृद्धि संधि होती है और इसका संधि विच्छेद है महाधन ऐश्वर्य। ठीक है, संधि से संबंधित मेरी एक वीडियो बनी हुई है, वो वीडियो आपको मेरे चैनल पर जाने पर टीईटी हिंदी की प्लेलिस्ट में मिलेगी। संधि की, समास की, क्रिया की, वाक्यों की, ऐसे करके मैंने हिंदी की और इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, और सीडीपी की वीडियोस है। तो वो वीडियोस देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में से वीडियो देख सकते हैं, जिससे एक-एक टॉपिक से हमने बहुत-बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिससे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। संधि आप देखकर चुटकियों में पहचान जाओगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन वर्णों का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है? तो इस टाइप के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना, तो आप बोल के देखा करो कि गले से भी आवाज निकल रही है, तालू में जबान भी टच हो रही है, तो कौन सा है? तो वो होता है ए और ए। ठीक है, नेक्स्ट है लोकोक्ति के प्रमुख भेद है। तो लोकोक्ति के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सघोष व्यंजन। तो सघोष व्यंजन क्या होता है? जिसमें बोलोगे तो आवाज जो रहता है वो अच्छे से तेज आवाज बाहर निकलती है, तो उसको बोला जाता है सघोष व्यंजन। तो सघोष व्यंजन में यहाँ क्रम दिया हुआ है, च छ श त थ स, अड़ा ड न्य अड़ा न और भ और प और फ। तो सघोष व्यंजन इसमें से क्या हो जाएगा? ड न्य अड़ा न और भ। पहला, तीसरा और पाँचवा ये सघोष होता है, और दूसरा और चौथा जो रहता है वो अघोष होता है। इसका स्पर्श व्यंजन का जो वर्ग है उसमें पहला, तीसरा, पाँचवा घोष या सघोष, और दूसरा और चौथा अघोष होता है। नेक्स्ट है गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक है? कारक की भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, जिसमें आप हर कारक को ना बिल्कुल देख कर पहचानना सीख जाओगे। तो गंगा हिमालय से निकलती है में क्या होता है? गंगा हिमालय से निकलेगी और निकल कर अलग हो जाएगी। तो जिस भी वाक्य में अलगाव होता है ना, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वहां पर क्या होता है? पत्ते पेड़ से टूट कर गिर गए, तो ये कारक क्या होता है? अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता क्या होती है? वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता या उपरोक्त सभी। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा जिसमें आपको डायरेक्ट आंसर मिलता है, तो उसकी ये तीनों विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सबसे ज्यादा बल देंगे? व्याकरण ज्ञान, भाषा प्रयोग या व्याकरणिक नियम। तो आपको प्रयोग कराना है। प्राथमिक शिक्षक है मतलब आपको बोलवाना है, सुनना है, लिख करके रटने की बात नहीं करनी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किंचित कौन सा विशेषण है? तो किंचित में बताना है कि अनिश्चित संख्यावाचक है, अपूर्णांक बोधक है, परिमाणवाचक है या कर्णवाचक है। तो किंचित मतलब कुछ भाग बोला जाता है, तो ये जो रहता है परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक में संख्या होनी चाहिए ना, और गणनावाचक में गणना होनी चाहिए। तो परिमाण जो रहता है मात्रा को बताता है। नेक्स्ट है, लिपि का क्या अर्थ है? वर्ण चिन्ह लिखने की कला, वर्णमाला का लिखित रूप, लेखनी या ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। तो ध्वनि चिन्ह के लिखित रूप को कहा जाता है लिपि। नेक्स्ट है, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? वो लड़का जो कल आया था, तो हमको संबंध बताया जा रहा है, इसलिए क्या है? ये संबंधवाचक हो जाएगा। बाह्य प्रश्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद है? तो 2, 3, 4 और 8। तो ये क्वेश्चन भी गलत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के तद्भव तत्सम शब्द में अनुचित जोड़ी का चयन करना है। तो जो अनुचित है वो बताना है। तो यहाँ से 3 उचित आपको पता चल जाते हैं। चना का चड़क होता है, कोठा का कोष्ठक होते हैं, और कंघी का ककड़ी होता है, पर किवाड़ का कपाट जो है वो गलत है। नेक्स्ट है, वाक्य के कितने आवश्यक तत्व माने गए हैं? तो वाक्य के 7 आवश्यक तत्व माने गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? मूल्यांकन, शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण अनुभव या अधिगम अनुभव। तो शिक्षण अनुभव जो है वो मूल्यांकन त्रिकोण का भाग नहीं है।
इधर देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताना है। श्याम मेरा घनिष्ठ मित्र है, बागों में विविध रंगों के फूल थे, कृष्ण बंसी बजाते थे और कृपया शांत होकर बैठे रहिए। तो ये सारे जो है वो शुद्ध वाक्य है, इसमें सिर्फ अशुद्ध तो कुछ नहीं था, इसलिए ये क्वेश्चन भी विलोपित हो गया था। अभिव्यक्ति का साधन नहीं है आपको बताना है। पत्र लेखन, निबंध लेखन, नाट्य लेखन या वाद विवाद। तो अभिव्यक्ति मतलब अपनी बात रखनी है, ठीक है। तो ये तीनों में आप लिख करके रखते हो, पर वाद विवाद में अभिव्यक्ति नहीं होती, लिखित अभिव्यक्ति नहीं होती। आपको क्वेश्चन है लिखित अभिव्यक्ति का, तो लिखित वाद विवाद में नहीं होता, बोलकर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। तद्वत का विलोम बताना है, अद्वत, अतद्वत, अद्वैत या अनित्य। तो तद्वत का विलोम होता है अद्वत, अतद्वत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भरसक में कौन सा समास है? तो भरसक, भरसक बोला जा रहा है, तो इसमें तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है या द्वंद्व है। तो भरसक में क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी अवयवी भाव समास आता है। समास की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, तो जरूर जाकर के चेक कीजिएगा। नेक्स्ट है मेघ बरसने लगा में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है? विधिवाचक, पूर्वकालिक, संयुक्त क्रिया या नाम धातु। तो मेघ बरसने लगा में संयुक्त क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कलेजा फटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पत्थर दिल होना, दुखी होना, दुख से पीड़ित होना या दिल की बात कहना। तो कलेजा फटना मतलब होता है दुखी होना, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 55 तक क्वेश्चन की है, जिसमें हिंदी और आपके सीडीपी के क्वेश्चन थे। और इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें आपके इंग्लिश और इससे ईवीएस के क्वेश्चन थे और कंप्यूटर के और जीके के। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।